औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है शख्सियत, पर्सनैलिटी, इसके नज़रियात और आज़माइशें। इसमें हमारा जो सिलसिला है वो आपको उर्दू कंटेंट्स में उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो हम लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं, ये उसका एक लेक्चर है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम शख्सियत के बारे में बात करेंगे, शख्सियत की डेफिनेशंस के बारे में, उसकी थेरीज़ के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, ताकि हमारे उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छी तरह से इन थेरीज़ को समझ सकें और कंटेंट्स पर गौर करके उनको अपने पेपर का हिस्सा बना सकें। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम शख्सियत की तारीफ़ की बात करते हैं, उसकी डेफिनेशंस की। तो शख्सियत हमारे जो आदाती निज़ाम है उसका नतीजा होती है, जो हमारी हैबिट्स बनती हैं और जिनका मुतालिया किरदार के ज़रिए से किया जाता है। शख्सियत जो है वो फ़र्द की एहसासी बरतरी की कोशिश है, यानी हमारा जो एहसास है हम एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स की तरफ और अपने लाइफस्टाइल, जो उसका ओवरऑल एक लाइफस्टाइल है, उसका टोटल सम है। इसके अलावा रुश कहता है कि शख्सियत ऐसे आदात और ख़साइस का नाम है, ऐसी खसूसियात का नाम है जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह की होती हैं और उनकी पैमाइश की जा सकती है। यानी ऐसी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सनालिटी के, जो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, यानी ओवर्ट भी हैं और कॉवर्ट भी हैं, दोनों तरह के हैं, तो जिनकी पैमाइश की जा सके उसे शख्सियत कहते हैं। शख्सियत के मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। सबसे पहला नज़रिया आलपोर्ट का नज़रिया है। आलपोर्ट ने शख्सियत के मुख्तलिफ़ औसाफ़ जो हैं वो, यानी जिनको ट्रेट्स कहते हैं, उसका मजमूआ बयान किया। तो उसने 3 किस्म के ट्रेट्स पर्सनालिटी के बयान किए, यानी हम इंसान की जो पर्सनालिटी है वो 3 जो है वो ट्रेट्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो तमाम अफराद में मुश्तरक होते हैं। मसलन हमारा जो तर्ज मुआशरत है, हम जो रहते सहते हैं, रहने का जो हमारा जो तरीक़ा है, स्टाइल है, हमारा जो तामीर का स्टाइल है, हम एक जैसे मकान बनाते हैं, उनमें रिहाइश इख्तियार करते हैं, हमारी जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, हम एक जैसी गुफ्तगू करते हैं और लिबास एक जैसा पहनते हैं। ये एक मुश्तरका जो औसाफ़ होते हैं जो तमाम लोगों में एक साथ पाए जाते हैं। कुछ इनफरादी औसाफ़ होते हैं, इंडिविजुअल ट्रेट्स जिनको कहा जाता है, ऐसे औसाफ़ जो लोगों को एक दूसरे से नुमायाँ करते हैं, जैसे कि एक इंसान दूसरों से एक यूनिक लिबास पहनता है, उसकी ड्रेसिंग दूसरों से मुख्तलिफ होती है। एक शख्स का जो बोलने का अंदाज़ है वो दूसरों से मुख्तलिफ होता है, और इसके अलावा इंसान का जो एटीट्यूड है, रवैया है, उसका लोगों के साथ बिहेव है, वो दूसरों से जो उसे मुनफरिद करता है, जो हमारी एक खसूसियत बन जाती है, जिससे हम इनफरादी औसाफ़, हर एक इंसान का अपना एक अलहदा से एक सिस्टम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आलपोर्ट ने बयान की वो कार्डिनल ट्रेट्स हैं। ऐसे ट्रेट्स, ऐसे औसाफ़ जो फ़र्द की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करते हैं, डिसिप्लिन पैदा करते हैं, जैसे कि उसकी क़ुव्वत है, उसकी मेहनत है, इंसान की काम करने की सलाहियत है, उनके अंदर जो हौसला है और किसी भी काम को करने की जो उनकी कोशिश और उसकी जो मेहनत है और उस कोशिश से मोहब्बत है, वो उसकी जो है उसे एक कार्डिनल ट्रेट्स के अंदर डेवलप करती है और ये दूसरे लोगों को कामयाब करते हैं ज़िंदगी में। इसके अलावा कैटल का नज़रिया शख्सियत है। कैटल ने 1938 में मुख्तलिफ़ औसाफ़ का मुतालिया करने के लिए अपना नज़रिया शख्सियत पेश किया, जिसकी बिना पर हम फैक्टर एनालिसिस का तरीका इस्तेमाल किया गया और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ औसाफ़ जो है वो मालूम किए गए। कैटल के मुताबिक सबसे पहले जो है उनको सरफेस ट्रेट्स कहा जाता है। ऐसे औसाफ़ जिनका आसानी से पता लगाया जा सकता है या जिन्हें आसानी से मालूम किया जा सके, उन्हें हम सरफेस ट्रेट्स कहते हैं। मसलन जैसे गुस्सा है, तकलीफ़ है, खुशी वगैरह का हम फ़ौरन पता चल जाता है कि इंसान किस हालत में है, उसे उसका सरफेस ट्रेट कहा जाता है। और इसके अलावा जो सोर्स ट्रेट्स हैं, बुनियादी औसाफ़ हैं, ऐसे औसाफ़ जो ये बतलाते हैं कि सतही औसाफ़ के पीछे वजह क्या है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ट्रेट्स, उनके पीछे क्या वजह है, यानी इंसान को गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है तो क्यों आ रही है, खुशी है तो क्यों है। इनको हम सोर्स ट्रेट्स कहते हैं, जो कि सरफेस ट्रेट्स का हिस्सा हैं या सतही औसाफ़ से बनते हैं। और उसके बाद डायनामिक ट्रेट्स हैं, ऐसे औसाफ़, ऐसे ट्रेट्स जो किरदार को तहरीक देते हैं, जो मोटिवेट करते हैं और इंसान की पर्सनैलिटी की गाइडेंस करते हैं, उसकी शख्सियत की रहनुमाई करते हैं, उन्हें डायनामिक ट्रेट्स कहा गया अकॉर्डिंग टू कैटल। चौथे जो ट्रेट्स उन्होंने बयान किया उन्हें एबिलिटी ट्रेट्स कहा जाता है, काबिलियत के औसाफ़। ऐसे औसाफ़ जिनकी मदद से मकसद को हासिल किया जा सकता है,
या हासिल किया जाता है किसी भी मकसद को हासिल करने की जो उसके अंदर सलाहियत होती है, उसे एबिलिटी ट्रेट्स का नाम दिया कैटल ने। इसके बाद टेम्परामेंट ट्रेट्स की बात की। पांचवें जो ट्रेट्स हैं कैटल के ऐसे औसाफ जो किसी शख्स के रद्द अमल को, यानी उसकी जो इमोशनल रिएक्शंस हैं, हैजानी रद्द अमल है, और इंसान की किसी काम के लिए जो उसकी एनर्जी को ज़ाहिर करना है कि एक बंदा कोई काम उसको दिया जाए और उसके अंदर कितना वो मोटिवेटेड होता है, कितनी उसके अंदर एनर्जी है कि उसको ज़ाहिर करे, उससे उसका टेम्परामेंट, जैसे लोगों का टेम्परामेंट नज़र आ जाता है बाज़ लोगों का कि ये काम कर सकते हैं और बाज़ का होता है कि ये काम ये नहीं कर सकते, इसके अंदर ये टेम्परामेंट नहीं है, ये इसका मजासी नहीं है। तो उसके बाद आयज़निक का 3 बड़े औसाफ का नज़रिया है, आयज़निक 3 फैक्टर्स थ्योरी जिसको कहा जाता है। इसमें उसने नंबर 1 एक्सट्रोवर्जन की बात की। ऐसे लोग जो सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, दोस्ती करने वाले होते हैं, और इसके ऑपोजिट जो है वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं जो कि खामोश तबे होते हैं, खामोश रहने वाले, सीरियस लोग, गैर समाजी रवैया रखने वाले, लोगों से ताल्लुकात दोस्तियाँ नहीं बनाते, अलग थलग रहते हैं, अपनी अलग दुनिया बसा के रखते हैं, कम मिलते जुलते हैं लोगों से, उन्हें इंट्रोवर्ट कहा गया। उसके बाद न्यूरोटिसिज्म की बात की गई। ऐसे लोग ज़हनी बेकरारी, गैर मुस्तकिल मिजाजी और रंज वगैरह में मुब्तला होते हैं, हर वक्त तकलीफ़ में होते हैं, हर वक्त रोना रोते रहते हैं हालात का, इनके मिजाज में पुख्तगी नहीं होती, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों का मारे हैं। न्यूरोटिसिज्म पर्सनालिटी वाले लोग कहलाते हैं। साइकोटिसिज्म, ऐसे लोग जो लोग दूसरों से अलग थलग रहना पसंद करते हैं, इनके अंदर एहसासात की कमी होती है, बेजार लोग होते हैं, ना दोस्ती करते हैं, बेरुखी वाला रवैया इख्तियार करते हैं, यानी इनका ताल्लुक़ या रियलिटी से दूर होते हैं, यानी इनके अंदर सिवियरिटी पाई जाती है इन लेवल्स के अंदर। इसके बाद योंग का नज़रिया शख्सियत है। उसने भी सेम उन्हीं चीज़ों को जो हमने एक्सट्रोवर्ट की बात की, जो हमने इंट्रोवर्ट की बात की, वही उन्होंने जो है इसमें बात की। इन्होंने एक तीसरी लेकिन जो टाइप बयान की वो एम्बिवेलेंट की थी। दोनों जो थी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो हैं ये वही हैं जो कि आयज़निक के मुताबिक थे सेम। और ये जो इसमें एक और जो चीज़ है, एक्सट्रोवर्ट लोग जो हैं वो एथलीट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ज़्यादातर जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, सोशल होते हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके अंदर शर्मीलापन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर ऐसे लोग फ़िलासफ़र्स होते हैं, दानिश्वर होते हैं, मुफक्कर होते हैं और शायर वगैरह होते हैं। जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी है, इनके अंदर दोनों खसूसियात पाई जाती हैं, यानी बैरून भी और अंदरून भी, यानी इंट्रोवर्ट की भी और एक्सट्रोवर्ट की भी। ये लोग अपने मसाइल के हल के लिए सोच विचार भी करते हैं, समाजी सरगर्मी में हिस्सा भी लेते हैं, तनकीद भी जानते हैं, तनकीद करना भी जानते हैं और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला भी रखते हैं। हमारे माशरे में सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है। ये लोग नॉर्मल शख्सियत के मालिक होते हैं जो कि एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। इसके बाद हमारा शेल्डन का नज़रिया शख्सियत है। शेल्डन ने इंसान की जिस्मानी साख्त, यानी जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बिना पर जो है बयान किया था पर्सनैलिटी को। उन्होंने 3 किस्म के लोग बयान किए। एंडोमॉर्फिक, जिस्मानी बड़ी, लोगों की जिस्मानी साख्त बड़ी होती है, बड़ी जिस्मानी साख्त के मालिक, हड्डियों और उज़लात की कमज़ोर नशोनुमा की वजह से इनकी जिस्मानी साख्त जो है मजबूत नहीं होती है, ज़्यादा खाते हैं ये लोग, ज़्यादा सोते हैं, लोग मिलनसार होते हैं, खुश रहते हैं। और इसके बाद मेज़ोमॉर्फिक किया जाती है, ये लोगों के इन लोगों के उज़लात और हड्डियाँ मजबूत होती हैं, एथलीट्स होते हैं, ज़्यादातर थिन होते हैं लेकिन चुस्त होते हैं, ख़तरात को पसंद करते हैं। और जो एक्टोमॉर्फिक लोग होते हैं, दुबले पतले, कमज़ोर, लंबे जिस्म के, सोशल नहीं होते, मुश्किलात और ख़तरात से घबराने वाले होते हैं। इसके बाद हमारा फ्राइड का नज़रिया शख्सियत आ जाता है। फ्राइड ने जो नज़रिया शख्सियत उसको साइको एनालिसिस कहा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन्होंने बयान की, और इन्होंने शख्सियत की 3 इक़साम बयान की हैं जी। एक को इड कहा गया, ये निज़ाम जो पैदाइशी तौर पर होता है, लाशऊरी नफसी तवानाई का मंबा है, इसके अंदर अनकॉन्शियस जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो पाई जाती है। ये शख्सियत का बुनियादी निज़ाम है और क़ुव्वत का सरचश्मा है। इसी से आगे अना और फ़ौक़ुल अना तश्कील पाती हैं। ये प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी ये खुशी के उसूल पर काम करता है, प्लेयर के उस उसूल पर काम करता है। इसके बाद ईगो आ जाती है। ये शख्सियत का हकीकत पसंदाना पहलू, यानी रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये एक शऊरी निज़ाम है। ये अना और लाज़ात की ख्वाहिशात को पूरा न करने के लिए माजी के जो तजर्बात होते हैं और समाजी और इखलाकी जो मयार हैं
उनको पेश नज़र रखती है। अना हकीकत के उसूलों यानी रियलिटी प्रिंसिपल के पर काम करता है। और जो फ़ौकुल अना है ये शख्सियत का इखलाकी और इस्लाही पहलू है। यह हकीकत पसंदाना से ज़्यादा मिसालियत पसंदाना है। यह आइडियलिस्टिक उस पर सोच पे काम करता है, मोरालिटी पे काम करता है। ये इस शख्सियत वाला इंसान इन सारी दुनिया को मिसाली बनाना और देखना चाहता है। ये मुस्बत और मनफी जिबलतों की तफरीक से तश्कील पाता है, जैसे अच्छाई और बुराई, इंसाफ और ज़ालिम, मोहब्बत और नफ़रत, नेक और बद वगैरह। तो ये चूँ ये निज़ाम तश्कील पाता है, मुस्बत जिबलतें उजागर होती जाती हैं और मनफी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो दबती जाती हैं। तो ये सुपर ईगो है। इसके अलावा फ्राइड ने शख्सियत की नशोनुमा के मुख्तलिफ़ स्टेजेस बयान की। औरल स्टेज पैदाइश से 1.5 साल तक का अरसा, इसमें जिनसी लज्जत का मरकज़ जो है मुँह होता है और इसी के ज़रिए बच्चा जो है वो तस्कीन पा रहा होता है। उसके बाद एनल स्टेज 1.5 से 3 साल का अरसा, और इसमें जो सेक्शुअल जो प्लेयर है उसका मरकज़ एनस होता है। बच्चा इरादी तौर पर अपना पेशाब पाखाना कंट्रोल करता है। टॉयलेट ट्रेनिंग इसी हिस्से में होती है। फैलिक स्टेज जो है वो 3 से 6 साल तक का अरसा होता है। इसके अंदर बच्चा जिनसे मुखालिफ की तरफ रागिब होता है। फ्राइड के मुताबिक जो ऑडिपस कम्प्लेक्स हैं और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स इसी दर्जे में तश्कील पाते हैं। इसमें बच्चे का अपनी माँ की तरफ रुझान और बच्ची का अपने बाप की तरफ रुझान पाया जाता है। लेटेंसी जो स्टेज है 6 से बलोगत तक का अरसा है, 6 साल से बलोगत तक का। इसमें बच्चा अपने जिन्स की पहचान कर लेता है और उसके अंदर जो सेक्सुअल मूवमेंट्स हैं वो पस मंज़र में रहती हैं। इसके बाद जेनिटल स्टेज आ जाती है। नशोनुमा का आखिरी दौर होता है। इसमें बच्चा बालिग हो जाता है और उसकी जो जिनसी लज़्ज़त है सेक्सुअल इंटरकोर्स बन जाती है और इंसान अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। फ्राइड ने जहन के 3 हिस्से बयान किए। एक को कॉन्शियस का नाम दिया, एक को प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, और एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस शऊर का वो हिस्सा जिससे हम आगाह होते हैं, जो हमारे जहन में होता है, वो जज्बात, एहसासात, ख़यालात, तसव्वुरात और मंसूबे जो हमें जिनसे हम अवेयर होते हैं। प्री कॉन्शियस यादों का स्टोर हाउस, जिससे हम वक्ती तौर पर आगाह नहीं होते लेकिन थोड़ी कोशिश से उनको हम शऊर में ला सकते हैं। लाशऊर जो है वो हिस्सा जिसमें हमारी दबी हुई हसरतें, ख्वाहिशें और यादें मौजूद होती हैं और जिनसे फ़र्द नावाकिफ़ होता है। इसको जानने के लिए माहिर नफ्सियात मुख्तलिफ़ मखसूस तरीके इस्तेमाल करते हैं और फ्राइड के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को तश्कील देने में अनकॉन्शियस का सबसे ज़्यादा किरदार है। और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अनकॉन्शियस की वजह से, उसमें जो हमारी दबी हुई ख्वाहिशात होती हैं, हसरतें, यादें होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, उन्हीं की वजह से एबनॉर्मलिटी पैदा होती है। इसके बाद टॉलमैन की थ्योरी आ जाती है। टॉलमैन का जो नज़रिया शख्सियत है उसमें उसने फ़हम व इदराक को बयान किया कि आमोज़िश की वजह से बुनियादी वजह जो है वो फ़हम व इदराक है, यानी थिंकिंग और परसेप्शन है। टॉलमैन कहता है कि इंसान तमाम उम्र सीखता है और आमोज़िश जो लर्निंग है वो किरदार को तश्कील देती है, यानी हम लर्न करते हैं तो हमारा जो है वो बिहेवियर बनता है, और जो हमारी लर्निंग है और कॉग्निशन है उसके बगैर शख्सियत की जो किरदार है, शख्सियत जो है वो नामुमकिन है। तो टॉलमैन के मुताबिक किरदार को 5 किस्म के आज़ाद मुतग़य्यरात कंट्रोल करते हैं। एक इंसान की हेरिडिटी है, विरासत है। दूसरा उसका एनवायरमेंटल स्टिमुलस है। तीसरा उसकी पास्ट ट्रेनिंग है और पास्ट के जो उसके इंसिडेंट्स हैं वो हैं। और चौथा जो है वो सब्जेक्ट्स की एज है, उम्र की, मामूल की उम्र कितनी है। और नंबर 5 उसके अंदर जो फ़ालियाती तहरीकें हैं, जो वर्किंग मूवमेंट्स हैं, वो अहम किरदार अदा करती हैं। टॉलमैन ने एक वकूफ़ी नक्शे का जो है वो टर्म पेश की, एक ऐसा तख़य्युल जो किसी मसले को हल करते वक्त या किसी मकसद को हासिल करने में मदद देता है। यानी अफराद किसी मसले को हल करने से पहले अपने जहन में उसके खाके और नक्शे तैयार कर लेते हैं कि उसे कैसे हल करना है, उसे उसने वकूफ़ी नक्शे का नाम दिया। इसके बाद हम शख्सियत की पैमाइश के हवाले से बात करते हैं। शख्सियत की पैमाइश यानी वो किस तरह से हम शख्सियत को मैयर कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ शख्सियत की पैमाइश के लिए उसके मुख्तलिफ़ टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका मकसद जो है मुख्तलिफ़ जो ट्रेड्स होते हैं उनका जो है उनके स्टैंडर्ड्स को, उनके दर्जों को जानना है। सबसे पहले जो टेस्ट, शख्सियत के 2 किस्म के टेस्ट हैं, याद रखिएगा। एक को हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं, गैर तज़लीली आजमाइशें, और एक को हम सब्जेक्टिव टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं, जो तज़लीली आजमाइशें हैं। तो हमारे पास जो गैर तज़लीली आजमाइशें हैं ये मिक़दारी तौर पर मालूम करती हैं, मारूज़ी तरीका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पहले से बयान करदा बयानात में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना है और ख़ाली जगहों या अल्फाज को फ़िल करना है, या हमारा जो MCQs टाइप है इसको पेपर एंड पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है।
ये तहरीरी तौर पर होता है, उसमें स्कोर मालूम करने के लिए की दी जाती है जिस फ़र्द के हम शख्सियत के औसाफ की पैमाइश कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर हम मुख्तलिफ टेस्ट हमारे पास, जैसे मिनीसोटा मल्टीफिजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, ये मैककिनले और SR हॉथवे ने इसको 1939 में इंट्रोड्यूस करवाया और 1946 में इसको तैयार किया गया। इसमें 550 क्वेश्चंस हैं और इनके जवाब हाँ या नहीं में दिए जाते हैं। 1989 में इसमें तरामीम की गई और उसे MMPI-2 का नाम दिया गया। ये 60 to 90 मिनट्स का टेस्ट है। इसमें 567 क्वेश्चंस हैं थे और इसके 14 सब स्केल्स थे, 10 इसके क्लिनिकल और 4 जो इसके वैलिडिटी स्केल थे। जो क्लिनिकल स्केल्स हैं वो ज़हनी बीमारियों को मालूम करने के लिए, और दूसरे जो 4 हमारे पास जो स्केल्स हैं उनका मकसद दूसरे स्केल से हासिल नताइज की जांच करना है। ये टेस्ट 2001, 2003 उसके बाद आखिरी दफ़ा 2008 में इसमें रिवीजन हुआ और अब मौजूदा जो एडिशन है उसको MMPI-2 RF कहा जाता है और इसमें 38 क्वेश्चंस हैं और वक्त जो है 30 से 50 मिनट का है और ये टेस्ट 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए है। इसके बाद कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री आ जाती है। इसको हैरिसन कफ ने इंट्रोड्यूस करा 1957 में और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 1987 में शाया हुआ। इसमें 20 स्केल्स हैं और 4 क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है। क्लास 1 के स्केल में बैलेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल ट्रस्ट और रिलेशंस को ये मैयर करता है, और जो क्लास 2 स्केल है ये सोशल ट्रेनिंग के दर्जे यानी बालिगपन और ज़िम्मेदारी के औसाफ की पैमाइश करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैयर करता है। और क्लास 3 के जो स्केल हैं ये परसीव्ड सक्सेस को और मेंटल कैपेबिलिटीज़ की पैमाइश करते हैं। उसके बाद जो क्लास 4 के स्केल हैं ये दिलचस्पियों के अंदाज़ की पैमाइश करते हैं, यानी हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं हम उसका वे कैसा होता है। इसके बाद तीसरा जो टेस्ट हमारा जिसको 16 PFQ कहा जाता है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर, इसको रेमंड कैटल ने 1949 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये नॉर्मल शख्सियत की पैमाइश के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें औसाफ की तादाद बहुत ज़्यादा थी मगर 1965 में से कम करके 171, 1972 में 16 बेसिक जो सोर्स ट्रेट्स थे उन तक महदूद कर दिया गया। ये 16 जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं इसे फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। इन टेस्ट की मदद से इंसान की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाता है। इंसान किसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता हो, ये इंसान किसी शोबे से भी जहाँ पे भी वो शोबे में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। इन फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा वार्मथ, सेंसिटिविटी, एंजाइटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपननेस टू चेंज एंड परफेक्शनिज्म के हवाले से ये बात करते हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी और विजिलेंस वगैरह इसमें शामिल हैं जिनकी पैमाइश की जाती है। इसके बाद हमारा प्रोजेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट आ जाते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें अफराद को जो हिडन और अनक्लियर जो मटेरियल है वो दिया जाता है, गैर वाज़ेह और मुबहिम मवाद दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि अपनी सोच और ख़याल के मुताबिक उसे बयान करे, यानी इसमें ख़ुद जो सब्जेक्ट होता है वो ख़ुद से अपने पास से अपनी सोच के मुताबिक उसके बारे में एक कहानी या स्टोरी या उसका जवाब लिखता है। इसमें फ़र्द के लाशऊरी ख़यालात, मुहरिकात, राज और लाशऊरी जो उसकी दिलचस्पियाँ उसके बारे में जाना जाता है। इनको नफ्सियाती एक्सरे भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इंसान वो बयान करता है जो आम हालत में बयान नहीं कर पाता है। मुकम्मल शख्सियत की पैमाइश करते हैं ये, और इनमें फ़र्द मालूमात छुपा नहीं सकता, उनको सिर्फ माहिर और तरबियत याफ्ता लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इनके नताइज बयान कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो टेस्ट है उसको रूरशाह टेस्ट कहा जाता है। रूरशाह ने 1921 में ये टेस्ट मुतारिफ़ करवाया। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं। ये कार्ड स्याही के धब्बों पर मुश्तमिल हैं और ये 10 कार्ड मुख्तलिफ मराहल में फ़र्द के सामने पेश किए जाते हैं। पहले मरहले में 10 कार्ड एक एक करके पेश किए जाते हैं और पूछा जाता है कि क्या हो सकता है जिन कार्ड्स में नज़र आता है। दूसरे मरहले में फ़र्द से तफसीली मालूमात हासिल की जाती हैं। इन कार्ड्स के मुतालिक हासिल की गई तफसीलात से नताइज अख़ज़ किए जाते हैं और इस कार्ड की लोकेशन, मसलन शक्ल, हरकत, रंग वगैरह के बारे में मालूमात पूछी जाती हैं जो फ़र्द बयान करता है। दूसरा उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसका जो कंटेंट है, और उसमें तीसरा उसका जो पॉपुलैरिटी है और उसके अंदर जो ओरिजिनलिटी है। चौथा उसकी जो फॉर्म क्वालिटी, शक्ल की क्वालिटी के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं जो उस तस्वीर में, उस स्याही के धब्बों में दिखाया जाता है और उससे फिर रिज़ल्ट बनाए जाते हैं। इस टेस्ट के बारे में मोरस लिखता है कि ये तस्लीली आजमाइशों में बेहतरीन टेस्ट है। इसके बाद दूसरा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट जिसको थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहा जाता है। ये एक अहम प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसे हेनरी ए मरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने 1938 में इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें 30 कार्ड जो है वो तस्वीर पर मुश्तमिल होते हैं और एक सफ़ेद साफ कार्ड होता है। बाज़ कार्ड सिर्फ मेल के लिए और बाज़ सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए होते हैं। इस फ़र्क में
इस में फ़र्द को तस्वीर दिखाई जाती हैं और उसे तस्वीर पर कहानी लिखने को कहा जाता है कि इन तस्वीर में क्या हो रहा है, कहानी के किरदार क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यानी हालात क्यों, ऐसे हालात क्यों हुए, उनका नतीजा क्या होगा। जब कहानियों की स्कोरिंग की जाती है तो चंद बातों का ख्याल रखा जाता है, जिसमें कहानी का हीरो कौन है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके एहसासात क्या हैं, इसकी ख्वाहिशात क्या हैं, इसमें कशमकश क्या है, दबाव और खुलासा शामिल है। ये टेस्ट पढ़े लिखे लोगों पर इस्तेमाल होता है। ये टेस्ट वक़्त तलब है, टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट है, बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक के सर्विस जो सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ महकमों में जब भी आप कभी टेस्ट देने जाएंगे तो इन टेस्टों से आपका वास्ता पड़ेगा। ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, मुकम्मल डिटेल लेक्चर था पर्सनालिटी के ऊपर, जिसमें आपने पर्सनालिटी के टेस्ट और थ्योरीज़ के बारे में जाना। इसमें इस जो चैप्टर है आपका, इसमें 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक शख्सियत के मुख्तलिफ़ नज़रियात के बारे में मुख्तसर तारुफ़ और शख्सियत की पैमाइश क्या है, और आपकी प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव जो टेस्ट हैं उनको बयान कीजिए। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं, जैसे हाउस 3% टेस्ट है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी इन्हीं कंटेंट्स को लेकर पेपर में फुल मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी नसीब फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।